सर डिमांड बड़ा इजी सा चैप्टर है, सिंपल सा चैप्टर है, ध्यान से सुनना समझना, ठीक है। पढ़ते सर, देखो डिमांड का मतलब सबसे पहले क्या होता है, डिजायर बोलना है, दूसरा मीन्स टू परचेज, अगला विलिंगनेस होनी चाहिए सर। अगर ये तीन बातें हैं तो हम डिमांड मानेंगे सर, अदरवाइज उसको डिमांड नहीं मानते। सर क्वांटिटी डिमांड क्या होती है सर, जो स्पेसिफिक कमोडिटी होती है, स्पेसिफिक प्राइस में होती है, उसको क्वांटिटी डिमांडेड बोलते हैं सर, ठीक है। इस एक्सप्रेस्ड एट अ गिवन प्राइस, एक पर्टिकुलर प्राइस में जो क्वांटिटी बोली जाती है वो क्वांटिटी डिमांडेड होती है। क्वांटिटी डिमांडेड क्या कंसेप्ट है सर, फ्लो कंसेप्ट। स्टॉक क्या होता है, जिसको गिन सकते हैं। फ्लो क्या होता है, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चलता है सर, ठीक। व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, सबसे पहला दिया हुआ है सर प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, प्राइस गिरती है तो डिमांड बढ़ती है। अगला है प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, इसमें आते हैं दो, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। सर चाय कॉफी, अगर चाय की प्राइस बढ़ेगी तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी सर। अगर फिर आती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आप कुछ भी ले सकते हो, पेन और इंक ले लो सर। अगर पेन की प्राइस बढ़ती है तो इंक की डिमांड कम हो जाएगी। कैसा रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। अगला है डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंज्यूमर। सर इनकम से भी बहुत फर्क पड़ता है, अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ती है, अगर हमारी इनकम कम होती है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ती है। अगला है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। सर इसमें कुछ सारे इफेक्ट्स पढ़ते हैं हम। सबसे पहला है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है सर, सर दूसरे लोग ले सकते हैं, इसको देख के हम लेने की इच्छा रखते हैं, दैट इज द डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। सर क्या इससे भी डिमांड बढ़ती है, यस। अगला है स्नॉब इफेक्ट। क्या होता है सर, हम किसी दूसरे को कोई चीज यूज करते हुए देख रहे हैं तो अपन वो चीज नहीं लेते, स्नॉब इफेक्ट। कॉपी बंद कर लो, नहीं लिखना है, पढ़ना है, बंद, ठीक। अगला है वेबलेन इफेक्ट। वेबलेन इफेक्ट क्या होता है सर, जहां पर हम किसी रिच क्लास को वो गुड्स लेते हुए देखते हैं, या रिच क्लास वाले लोग वो गुड्स लेते हैं तो उसके कारण हम डिमांड जनरेट करते हैं सर, वेबलेन इफेक्ट। बैंडवैगन इफेक्ट क्या होता है सर, सर दूसरे लोग वो गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं सेम कमोडिटी, तो उनको देख के हमारा मन होता है कि हम भी ये चीज कंज्यूम करें, वो होता है बैंडवैगन इफेक्ट। अगला है कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। सर इससे भी क्या डिमांड में फर्क पड़ता है, यस। मैंने आपको बताया था सर, अगर मुझे पता चल जाए कि कल प्राइस बढ़ने वाली है तो आज डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि कल प्राइस बढ़ेगी तो कल हम डिमांड नहीं करेंगे सर। सर और भी अदर फैक्टर्स है जिनसे डिमांड को फर्क पड़ता है। साइज ऑफ द पॉपुलेशन, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतनी ज्यादा डिमांड। एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, सर युद्ध का देश है तो कैफेज की डिमांड ज्यादा होगी सर। अगला लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सर अगर इंडिया की नेशनल इनकम ज्यादा है और वो लोगों के बीच में इक्वली बटी हुई है तो सर डिमांड ज्यादा होगी। कंज्यूमर क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी एंड इंटरेस्ट रेट। सर जहां पर बजाज फाइनेंस 0% में देता है सर, या हमें बिना इंटरेस्ट के सर कोई चीजें ईएमआई पे मिलती है तो उससे डिमांड बढ़ती है सर। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशन, गवर्नमेंट अगर सब्सिडी देती है तो डिमांड बढ़ती है, गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती है तो डिमांड कम हो जाती है। इसके बाद डिमांड फंक्शन। सर डिमांड फंक्शन तीन चीजों को मिला के होता है, प्राइस ऑफ एक्स गुड्स, इनकम एंड प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। ये तीन चीजों को मिला के डिमांड फंक्शन बनता है। याद है स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व क्या होता है, चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। सर माइनस का साइन लगा सकते हैं, यस, क्योंकि इनके बीच में नेगेटिव रिलेशन है सर। याद है ना सर, प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव। सर लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन कौन दिया, एल्फर्ड मार्शल। इसने सिंपल सी बात, एक ही बात बोली सर, प्राइस बढ़ेगी डिमांड गिरेगी, प्राइस गिरेगी डिमांड बढ़ेगी। बट इसमें एक बात इंपॉर्टेंट थी सर, याद है, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। अदर थिंग में क्या क्या आता है, जितने भी हम डिटर्मिनेंट्स पढ़ के आए सब कांस्टेंट, एक को छोड़ के, प्राइस, प्राइस को छोड़ के सब कांस्टेंट। सर क्या डिमांड और प्राइस के बीच में इनवर्स रिलेशन है, यस। सर सेट्री पेरिबस का मतलब क्या होता है, सेट्रिस पेरिबस, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। याद रखना सर, एग्जाम में आता है सर, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। फिर हमने बोला सर डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल इंडिविजुअल और मार्केट, इंडिविजुअल मतलब सिंगल बायर, मार्केट डिमांड शेड्यूल मतलब दो या दो से ज्यादा बायर, ठीक। उसके बाद देखो सर रैशनल ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, क्या क्या रीजन है जिसके कारण हमारी डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं। सबसे पहला दिया हुआ है प्राइस इफेक्ट। सर अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड गिरती है, प्राइस गिरती है तो डिमांड बढ़ती है सर। इसी के अंदर दो कवर होते हैं सर, सब्स्टिट्यूशन और इनकम इम्पैक्ट।
सब्स्टिट्यूशन मतलब सर अगर चाय की प्राइस बढ़ती है तो चाय की डिमांड कम हो जाती है, कॉफी की डिमांड बढ़ जाती है। सब्स्टिट्यूशन। इनकम इफेक्ट याद रखना सर, अगर गुड्स की प्राइस बढ़ती है तो मेरी रियल परचेजिंग पावर, रियल इनकम, रियल परचेजिंग पावर कम हो जाती है, उससे डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आई बात समझ? याद रखना यहाँ इनकम इफेक्ट में रियल इनकम मतलब परचेजिंग पावर, याद रखना, भूलना मत। अगला यूटिलिटी। हमने बोला था सर कोई भी गुड्स ज्यादा कंज्यूम करोगे तो यूटिलिटी कम रहेगी, कम कंज्यूम करोगे तो यूटिलिटी ज्यादा रहेगी। मैंने आपको बताया था सर जिस तरफ प्राइस है, प्राइस के बदले अपन क्या करेंगे, यूटिलिटी लिख लेंगे। आई बात समझ? अगला था अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर। सर मार्केट में जितने नए कंज्यूमर आएंगे उतनी ज्यादा डिमांड बढ़ेगी सर। अगला है डिफरेंट यूजेस। ऐसा कोई गुड्स जिसके बहुत सारे यूजेस हो उसकी डिमांड ज्यादा होती है सर। इसमें आप मिल्क, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब एग्जांपल ले सकते हो सर, क्रूड ऑयल भी ले सकते हो। ठीक है। अगला है एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड मतलब सर कुछ ऐसे केसेस जहां पर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ती है और प्राइस गिरती है तो डिमांड भी गिर जाती है सर। सबसे पहला दिया हुआ है, अच्छा कैसा रिलेशन होता है एक्सेप्शन में, पॉजिटिव, याद रखना। कॉन्स्पिशियस गुड्स क्या होते हैं सर, सर प्रेस्टिजियस गुड्स, सोना चांदी सर, इनकी प्राइस ज्यादा है, इनकी प्राइस ज्यादा है इसीलिए डिमांड ज्यादा है, इनकी प्राइस कम हो जाएगी तो डिमांड भी कम हो जाएगी। अगला दिया हुआ है गिफन गुड्स। सर गिफन गुड्स क्या होता है, सर एक रॉबर्ट गिफन करके बंदा था जिसने क्या किया, कुछ इंफीरियर गुड्स को अपना नाम दे दिया। सर क्या क्या गुड्स थे बताओ, ब्रेड, बाजरा, याद रखना सर गिफन गुड्स के ये सब एग्जाम्पल है सर, ब्रेड, बाजरा, ये सब ध्यान रखना एग्जाम में, मेरे को तो याद रहेगा सर। सर ये इंफीरियर गुड्स है, लोअर क्वालिटी के गुड्स है, इनकी प्राइस कम होती है इसलिए डिमांड भी कम होती है। अगर यही गुड्स महंगे में बिकने लग जाए तो इनकी भी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगला है कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज। सर जरूरत की चीजें, सर जरूरत की चीजों की आप कितनी भी प्राइस बढ़ा लो लोग इसकी डिमांड करेंगे सर, डिमांड करेंगे ही सर। अगला है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस। सर मेरे को लग रहा है फ्यूचर में और प्राइस बढ़ने वाली है तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी सर। भले ही प्राइस बढ़ रही है बट लोग और खरीदेंगे क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कि फ्यूचर में और प्राइस बढ़ जाएगी। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन एंड इरैशनल जजमेंट्स, जहां पर आपको कोई प्रोडक्ट या कोई चीज के बारे में नॉलेज नहीं होता प्रॉपर, या आप सही क्या बोलते हैं डिसीजंस नहीं लेते, तो उसके कारण क्या होता है सर, आप डिमांड ज्यादा कर देते हो भले ही उस चीज की प्राइस ज्यादा है। याद है ना एग्जाम्पल दिया था आईफोन, महंगे कपड़े, ये सब इसके बड़े प्यारे एग्जाम्पल है। ठीक है, आपको लगता है कपड़े महंगे तो अच्छे होंगे, तो महंगे रहते ज्यादा प्राइस रहती है आप और डिमांड करते हो। अगला देखो सर, डिमांड फॉर नेसेसरीज। सर रोटी कपड़ा मकान, अगर ये नेसेसरी वाली चीज है तो सिंपल सी बात है सर, इनकी कितनी भी प्राइस बढ़ जाए इनकी डिमांड हमेशा बढ़ेगी, कभी कम नहीं होगी सर, कभी कम नहीं होगी। अगला है स्पेक्युलेटिव गुड्स, शेयर मार्केट। सर स्पेक्युलेटिव गुड्स शेयर मार्केट का एक हमेशा से किस्सा है सर, अगर वहां पर चीजों का रेट बढ़ता है तो लोगों को लगता है और बढ़ेगा, और लगता है गिर रहा है तो लोगों को लगता है और गिरेगा सर, ये वहां पर शेयर मार्केट में हमेशा होता है सर, स्पेक्युलेटिव गुड्स। ठीक है। उसके बाद है एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन या मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। सर मतलब एक ही डिमांड कर्व में दो पॉइंट, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपांशन मतलब डिमांड बढ़ जाना, कॉन्ट्रैक्शन मतलब डिमांड कम हो जाना। तो सर एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन किसके कारण होते हैं, प्राइस के कारण। सर बाकी जितने भी फैक्टर्स है वो क्या होते हैं, कांस्टेंट, बाकी फैक्टर्स में चेंज नहीं आता। अगला सर इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड या शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। सर डिमांड कर्व राइटवर्ड गया तो इंक्रीज, लेफ्टवर्ड गया तो डिक्रीज। सर क्या प्राइस में चेंज आता है, नहीं सर, जितना भी चेंज आता है किसमें आता है, सर जितने भी अदर फैक्टर्स है अगर वो फेवरेबल चेंज हुए तो इंक्रीज, अनफेवरेबल चेंज हुए तो डिक्रीज। सर चाय की प्राइस बढ़ गई तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी सर। सर कार की प्राइस बढ़ गई तो पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी। समझ आया, बैठा दिमाग में। अगला है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब सिंपल सी बात है सर, डिमांड में कितना चेंज आएगा ड्यू टू चेंज इन वन ऑफ द वेरिएबल, कोई भी एक वेरिएबल के चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आता है, दैट इज नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सर आप वन ऑफ द वेरिएबल क्यों बोल रहे हो, क्योंकि बहुत सारे वेरिएबल होते हैं सर, प्राइस, इनकम, एडवर्टाइजिंग, आर्क, पॉइंट, बहुत सारे होते हैं सर, तो हमें देखना पड़ेगा।
सबसे पहला दिया हुआ है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सर ये इसका मतलब क्या होता है सर? 1 रुपए प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आएगा? तो इसका फॉर्मूला भी है सर, 2 फॉर्मूले, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और दूसरा फॉर्मूला है सर चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू इनिशियल प्राइस अपॉन इनिशियल क्वांटिटी। ठीक है, ये फॉर्मूला और इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना, वहां पर एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। गारंटी नहीं है कि सर हर बार आता ही है, बट एक आध क्वेश्चन आ सकता है सर। पॉइंट इलास्टिसिटी क्या होता है सर? वेरी सिंपल सर, वेरी सिंपल, एक डिमांड करके सब पॉइंट्स। सर ऊपर होता है आसमान, और आसमान इनफाइनाइट, नीचे होती है जमीन, जमीन जीरो, बीच में आ गए तो इक्वल टू 1। सर 1 से ऊपर जाओगे तो मोर देन 1, 1 से नीचे आओगे तो लेस देन 1। सर इसको बोलते हैं अपर सेगमेंट, इसको बोलते हैं लोअर सेगमेंट। फॉर्मूला है सर लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। समझ आया? अगला है आर्क इलास्टिसिटी। आर्क इलास्टिसिटी क्या होता है सर? सिंपल सी बात है, एक डिमांड कर, उस डिमांड, अरे यार ध्यान दो सर, एक डिमांड कर, उस डिमांड कर के जो 2 पॉइंट होते हैं ना सर, उस कर के 2 पॉइंट जो होते हैं, उन पॉइंट के बीच का जो गैप होता है, दिस इज नोन एज आर्क इलास्टिसिटी। सर इसको बोलते हैं आर्क इलास्टिसिटी। ठीक है, ध्यान दो, ये फॉर्मूला था सर, ये फॉर्मूला याद रखेंगे सर, दिस इज इंपॉर्टेंट आर्क इलास्टिसिटी का। आप फॉर्मूला छोड़ के नहीं जाएंगे सर, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, एक बना के जाना, सेफ साइड में रहोगे सर। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं सर। इंटरप्रिटेशन ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहला ईडी इज इक्वल टू 0, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? 0, मतलब डिमांड में कोई भी चेंज नहीं है, जितना भी चेंज है किसमें? प्राइस में, तो इसको हम क्या बोलते हैं? परफेक्टली इन इलास्टिक। सर डिमांड में कोई भी चेंज नहीं है, परफेक्टली कोई चेंज नहीं है। अगला है ईडी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। सर मतलब जितना भी चेंज है किसमें? डिमांड में। सर प्राइस में कोई भी चेंज नहीं है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इनफाइनाइट, परफेक्टली इलास्टिक। अगला है ईडी इज इक्वल टू 1, जिसको हम यूनिटरी बोलते हैं सर, मतलब अगर प्राइस में 1 रुपए का चेंज है तो डिमांड में भी सर कितने का चेंज होगा? 1 का। सर इसका दूसरा नाम क्या है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, याद रखना सर एग्जाम के लिए। अगला है ईडी मोर देन 1 या लेस देन 1। सर अगर ईडी मोर देन 1 है, इसका मतलब है सर डिमांड में चेंज ज्यादा है, प्राइस में चेंज थोड़ा सा है सर, इसको बोलते हैं हम रिलेटिवली इलास्टिक। सर ईडी लेस देन 1 मतलब सर डिमांड में चेंज थोड़ा सा है, प्राइस में चेंज ज्यादा है, तो हम इसको बोलते हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक। आई बात समझ? क्लियर हुआ? इसके बाद हम पढ़ते हैं सर टोटल आउटले मेथड। सर इसमें सिंपल सी बात है सर, हम प्राइस, क्वांटिटी और टोटल एक्सपेंडिचर लिखते हैं सर। इसमें मैं ना क्लास में रेगुलर में लिखवाया हूं आप लोग को, बस उसी को देख के याद करना, वो आराम से हो जाएगा, वो एग्जाम्पल से अच्छे से बैठेगा सर। सर प्राइस और अगर टोटल एक्सपेंडिचर, प्राइस बढ़ी या घटी और टोटल एक्सपेंडिचर सेम है, चेंज ही नहीं हो रहा, टोटल एक्सपेंडिचर पहले भी 50 था, बाद में भी 50 है, अगर सेम है तो इक्वल टू 1। समझ आया? अगर प्राइस बढ़ गई, टोटल एक्सपेंडिचर गिर गया, अपोजिट साइड चले तो मोर देन 1। सर सेम डायरेक्शन चले तो लेस देन 1। ये बस याद रखना। ठीक है, इसका अपन वो लिखे सर, पूरा मैं एग्जाम्पल लिखवाया हूं, मुझे एग्जाम्पल लिखवाया ना वो बहुत काम का है, उसको बस अच्छे से ध्यान रखना, वो एग्जाम्पल से अच्छे से याद रहेगा सर। एग्जाम में क्या होता है, आपको प्राइस क्वांटिटी दे देता है, टोटल एक्सपेंडिचर कई बार मल्टीप्लाई करने के लिए देता है, कई बार प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर देता है, क्वांटिटी निकालने को दे देता है, कई बार तीनों दे देता है, और फिर पूछता है ईडी मोर देन 1 है लेस देन 1 है, ये बताओ। अरे बात समझ? अगला टोटल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं सर? प्राइस इनटू क्वांटिटी, प्राइस इनटू क्वांटिटी। सर अगर प्राइस इफेक्ट देखें, प्राइस इंक्रीजेस तो रेवेन्यू इंक्रीजेस, क्वांटिटी इंपैक्ट देखें तो सर प्राइस इंक्रीजेस रेवेन्यू डिक्रीजेस, क्योंकि अगर क्वांटिटी गिर जाएगी तो रेवेन्यू भी गिर जाएगी सर। ठीक है, अगला देखो सर, ये वाला जो है यूनिटरी वाला, या ये जो मेथड है मैंने आपको बताया था सर, अगर आप टोटल एक्सपेंडिचर समझ गए हो ना, तो भैया मेरा खर्चा ही तो किसी की रेवेन्यू है,
मेरा खर्चा ही तो किसी की रेवेन्यू है, इसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपने ऊपर समझा तो नीचे समझ जाओगे, ऊपर नहीं समझा तो नीचे भी नहीं समझोगे आराम से। देखो हमने क्या बोला था सर, प्राइस इंक्रीज हुई, एक्सपेंडिचर गिर गया, अपोजिट डायरेक्शन चले, प्राइस इनटू क्वांटिटी ही तो टोटल रेवेन्यू होती है, यही तो होती है ना। और किसी की रेवेन्यू किसी का खर्चा है ना। तो सर अब सिंपल है, अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है, टोटल एक्सपेंडिचर गिर गया, तो हमारा क्या हुआ था सर, ईडी मोर देन वन हुआ था। देखो प्राइस इंक्रीज हुई, टोटल एक्सपेंडिचर गिर गया, तो ईडी क्या हो गया, मोर देन वन, इलास्टिक। सर प्राइस बढ़ी, टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज ही नहीं है, सेम यूनिटरी। प्राइस बढ़ी, टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया, इनइलास्टिक। मैं इसलिए बताया सर, अगर आपने टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल आउटले मेथड समझा तो ये सेम है, एक समझ गए दूसरा सेम है सर, आई बात समझ। उसके बाद डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सर इसको पढ़ने से पहले हमें दो वर्ड समझना पड़ता है, इलास्टिक, इनइलास्टिक। इलास्टिक मतलब सर जहां पर प्राइस के चेंज होने से डिमांड में बहुत चेंज, इनइलास्टिक मतलब प्राइस के चेंज होने से डिमांड में थोड़ा सा चेंज या तो कोई चेंज नहीं है सर। सबसे पहला अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। सर मार्केट में कोई ऐसा गुड्स है जिसके बहुत सब्स्टिट्यूट, ये पेन इसके बहुत सब्स्टिट्यूट है, तो अगर इसकी प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, इलास्टिक की इनइलास्टिक। अगर ये पेन है इसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट है, मान लो इस पेन की प्राइस बढ़ गई, तो डिमांड इसकी इलास्टिक होगी कि इनइलास्टिक, इलास्टिक। सर बहुत सब्स्टिट्यूट है, दूसरा ले लूंगा, समझ आया, दूसरा ले लूंगा, नहीं मेरे पास बहुत सब्स्टिट्यूट है ना इसके। पर अगर मान लो इसके कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, तो फिर तो जो भी प्राइस रहे यही लेना पड़ेगा सर, इनइलास्टिक। अगला है पोजीशन ऑफ अ कमोडिटी इन कंज्यूमर बजट। सर मैं बजट बनाया महीने भर का, और वो सबसे टॉप में चीज, मतलब सबसे पहली चीज है मेरे बजट की, और अगर उसकी प्राइस बढ़ती है तो डिमांड क्या होगी, इनइलास्टिक। लोगे ही सर, झक मार के लोगे, गेहूं थोड़ी खाना छोड़ दोगे सर। पर सर अगर मेरे बजट में वो नीचे आता है तो इलास्टिक सर, पैसा बचेगा तो लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। नेचर ऑफ द नीड दैट अ कमोडिटी सेटिस्फाई। सर अगर लग्जरी गुड्स है तो इलास्टिक, पैसा बचता है तो लेता हूं, नहीं तो नहीं लेता। नेसेसरी गुड्स है तो इन इलास्टिक, सर नेसेसरी तो लेंगे ही अपन। अगला है नंबर ऑफ यूजेस। सर मिल्क, जिसको बहुत सारे यूजर्स ले सकते हैं सर, तो अगर मिल्क की प्राइस बढ़ती है तो डिमांड क्या होगी, इलास्टिक, डिमांड इलास्टिक। मैं बोला था लास्ट टाइम भी, याद रखना है, इलास्टिक। प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड इलास्टिक हो जाएगी। क्यों सर, मिल्क की अगर प्राइस बढ़ गई तो लोग मिल्क छोड़ के मिल्क के प्रोडक्ट कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे। लास्ट टाइम भी यही समझाया था, सब इसी में फंसते हो हैं। हाँ बट मिल्क के प्रोडक्ट की प्राइस इतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी, हम मिल्क के प्रोडक्ट यूज करना चालू कर देंगे सर। अभी सिर्फ मिल्क को कंसीडर कर रहे थे, ठीक है। अगला है टाइम पीरियड। सर मार्केट में कोई चीज लंबे समय के लिए आती है, एप्पल, अब अगर उसका रेट बढ़ भी गया एक महीने नहीं लेता, अगले महीने ले लूंगा, डिमांड क्या होगी, इलास्टिक। पर सर मैंगो तो अभी 3 ही महीने आएगा, इन इलास्टिक। सर कंज्यूमर हैबिट, हैबिट की चीज है तो डिमांड इलास्टिक, इन इलास्टिक, इन इलास्टिक। सर हैबिट की चीज है, अभी चाय पी के आया ना मैं, आया ना, चाय का 10 से 12 रुपए भी कर देंगे ना तो भी मैं चाय पी के आऊंगा सर, तो भी मैं चाय पी के आऊंगा। तो डिमांड क्या होगी, इन इलास्टिक। सारी बात समझ। अगला दिया हुआ है टाइट डिमांड। टाइट डिमांड याद है सर, जहां पर एक प्रोडक्ट के साथ साथ दूसरा चलता है सर, बोल सकते हो, बोल सकते हो, बहुत सारी चीजें, प्रिंटर कार्टेज, टाइट डिमांड है सर। तो दूसरी चीज की डिमांड क्या होगी सर, सर प्रिंटर में खरीद के बैठा हूं, कार्टेज का रेट बढ़ गया, डिमांड क्या होगी, इनइलास्टिक। अबे प्रिंटर को लेके क्या नाचूं, बिना वो कार्टेज के क्या करूंगा मैं उसके। माइनर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सर ज्वेलरी खरीद रहा हूँ, ज्वेलरी के साथ जो डिब्बा मिलता था, पहले 250 का मिलता था, 350 का मिल रहा है, तो डिमांड क्या होगी, अबे सालो 100 रुपए डिब्बे का बढ़ गया तो डिब्बा छोड़ दोगे क्या, पागल हो क्या बे, साले 1 लाख रुपए का हार तो क्या हाथ में लेके दौड़ेगा बे, आया समझ आया। अगला है सर देखो, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सर इसके भी दो फॉर्मूले, सिंपल सी बात है सर, जहां प्राइस लिखा था वहां पर अपन को क्या करना है, इनकम। अबे जहां प्राइस लिखा था वहां क्या करेंगे, इनकम। बाकी फॉर्मूला सेम, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन इनकम इनटू इनिशियल इनकम इनिशियल क्वांटिटी। सर याद रखना, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का साइन मत लगाना, आंसर नेगेटिव आया
तो इंफीरियर गुड्स, और पॉजिटिव आया तो नॉर्मल गुड्स। ये आप ध्यान रखेंगे सर। अगला, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होती है सर? एक गुड्स की प्राइस के चेंज होने से दूसरे की जो डिमांड में चेंज आता है, दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस इलास्टिसिटी। इसमें दो ही तो पढ़ते हैं हम, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। सर चाय की प्राइस के चेंज होने से कॉफी की जो डिमांड में चेंज आता है, दैट इज नोन एज क्रॉस इलास्टिसिटी। तो सर आप एक्स गुड्स की क्वांटिटी ले लो, वाई गुड्स की प्राइस ले लो। इसका क्वेश्चन बना के जाना, हमारे इंस्टीट्यूट बैंक में अच्छा क्वेश्चन दिया है, छोड़ के जाओगे तो गए। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला, एक्स गुड्स की क्वांटिटी, वाई गुड्स की प्राइस। अब एक स्टूडेंट पिछली बार मैं पढ़ा रहा था तो तेजस्वी ने पूछा, सर कैसे पता चलेगा एक्स कौन सा है वाई कौन सा है? मैं बोला वेरी गुड सर, जिसकी क्वांटिटी दी होगी वो एक्स होगा, जिसकी प्राइस दी होगी वो वाई होगा। बोले सर दोनों का दोनों दिया है तो? मैं बोला तेरा जो मन तेरे को लेना है ले लेना। दोनों का दोनों कैसे दे देगा सर? आपको दोनों का दोनों देना होता तो फिर वो क्वेश्चन ही क्यों बनाया, पागल है? नहीं देगा सर दोनों का दोनों, दोनों में से एक का क्वांटिटी और एक का प्राइस बढ़ाएगा सर। आई बात समझ? देखो सर, अगर गुड्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है तो क्रॉस इलास्टिसिटी इनफाइनाइट आता है सर। ये गुड्स क्लोज सब्स्टिट्यूट है तो पॉजिटिव एंड लार्ज, गुड्स आर नॉट क्लोज सब्स्टिट्यूट तो पॉजिटिव एंड स्मॉल, टोटली अनरिलेटेड जीरो। ये टोटली अनरिलेटेड याद रखना सर। और ये पहला वाला, पहले वाले का क्वेश्चन देखा है मैंने, पहला वाला और लास्ट वाले का क्वेश्चन देखा है सर मैंने आज तक। एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी, सर क्या ये हमेशा पॉजिटिव होती है? यस, ये हमेशा पॉजिटिव होती है। इसके बाद की चीजें आपको नहीं पढ़ना है सर, इसके बाद की चीजें आपको नहीं पढ़ना है सर। जितनी ज्यादा एडवर्टाइज करोगे उतनी ज्यादा डिमांड बढ़ जाएगी सर, उतनी ज्यादा डिमांड बढ़ेगी। इसको काट दो। हाँ हाँ, ये नहीं पढ़ना है सर, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। काटो काटो